force on a charged particle placed in an जरा आपने ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट और कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है क्या बेसिकली ये जरा देखो। जिस तरह आपने देखा है कि एक चार्ज पार्टिकल को जब आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी भी वायर में से जब आप करंट पास करवाते हैं, जैसे ये एक वायर है, इस वायर में से करंट पास करता है तो करंट बेसिकली है फ्लो ऑफ चार्जेस। करंट बेसिकली क्या है? फ्लो ऑफ चार्जेस। अब इस वायर में से करंट पास कर रहा है, करंट फ्लो करने का मतलब है कि चार्जेस का फ्लो हो रहा है। और जब ये इसमें से करंट फ्लो कर रहा था, और हमने पहला ही टॉपिक इस चैप्टर का ये पढ़ा था कि जब भी कोई कंडक्टिंग रॉड जिसमें से करंट पास करता है उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उस पर एक फोर्स एक्ट करती है, और वो जो उस पर फोर्स एक्ट करती है वो फोर्स है F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। ये वाली फोर्स एक्ट करती थी उस पर, कंडक्टिंग रॉड पर। अब एक कंडक्टिंग रॉड में तो लाखों चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, ये तो तमाम चार्जेस की मुश्तरका फोर्स है। हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि एक चार्ज फोर्स कितनी लगाता है। समझ आ रही ना बात? ये दोबारा सुन लें कि जब ये किसी भी रॉड में से करंट फ्लो करता है, करंट के फ्लो करने से उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाता है। अब वो जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हुआ है उसकी वजह से एक फोर्स एक्ट की उस कंडक्टिंग रॉड पर। वो जो फोर्स एक्ट की है F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी है। अब ये वाली फोर्स जो एक्ट कर रही है इस कंडक्टिंग रॉड पर, ये उन तमाम चार्जेस की वजह से एक्ट कर रही है जो इस रॉड में से पास कर रहे हैं। तो वो उन तमाम चार्जेस की नेट फोर्स है। हम तो एक चार्ज की वजह से फोर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं कि अगर एक चार्ज फोर्स लगाए तो वो कितनी हो। बिल्कुल ऐसे अगर मैं कहूं कि एक बॉक्स है ये वाला, इसके अंदर ये डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्टिकल्स हैं। इस बॉक्स की जो नेट फोर्स है ना, फर्ज किया 80 न्यूटन है नेट फोर्स तमाम पार्टिकल्स की। मैं कहता हूं एक पार्टिकल ने कितनी लगाई है तो आप 8 पे डिवाइड कर दें, कितनी आ जाएगी? 10 न्यूटन। एक पार्टिकल की फोर्स कितनी आ जाएगी? एक और मिसाल दे देता हूं। एक पार्टिकल पर चार्ज होता है E, जो कि इतना होता है 1.67 10 टू द पावर -19 कूलम। 2 पर होगा 2E, 3 पर 3E, N पर या 5 पार्टिकल पर कितना होगा? 5E। अगर 5 पार्टिकल पर चार्ज 5E है, मैं कहता हूं एक पर कितना होगा? आप 5E को किससे डिवाइड कर देंगे? तो एक पार्टिकल पर चार्ज आ गया। इस वायर में लाखों चार्ज पार्टिकल्स मूव कर रहे थे, और उन तमाम पार्टिकल्स की वजह से जो इस कंडक्टिंग रॉड पर फोर्स लग रही थी वो थी F इज इक्वल टू आई एल बी। अगर मैं इस फोर्स को नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल से डिवाइड कर दूं, जितने भी इसके अंदर हैं, तो हमारे पास एक पार्टिकल की फोर्स आ जाएगी। हम वो फोर्स फाइंड आउट करते हैं। वो फोर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं वो आपने अब समझना है। ये सारी जो आपकी इसलिए इधर होनी चाहिए। फर्ज किया ये एक कंडक्टिंग रॉड है, उस रॉड का एक छोटा सा टुकड़ा है, इसके अंदर ये चार्ज पार्टिकल्स है, और इस रॉड को ये देखें यहां पर मैंने लिखा है प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म। ये मैग्नेटिक फील्ड है एक्सटर्नल, ये बी मैग्नेटिक फील्ड है जो आपने अप्लाई किया हुआ। ये चार्ज पार्टिकल इस तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन है, कितना एंगल है? 90 डिग्री। आपने इस पर अमल करने वाली फोर्स फाइंड आउट करनी है कि वो फोर्स किसके बराबर है। फर्ज कर लेते हैं ये जो एक सेगमेंट ऑफ वायर है, इसका एरिया है A और इसकी लेंथ कितनी है? L। यहां मैं लिख देता हूं लेट A बी द एरिया
and L be the length of segment of wire, then volume of segment का वॉल्यूम कितना होगा, A इंटू एल। एरिया को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, लेंथ से। मैं फिर फर्ज कर लेता हूं लेट n बी दी नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन अ वॉल्यूम। चलिए मैं यही लिख देता हूं, तो फिर मैं लिखूंगा टोटल नंबर ऑफ टोटल चार्ज पार्टिकल्स इन वॉल्यूम A इंटू एल, वो आ जाएगा N इंटू ए एल। दोबारा सुन लें बेटे, ये इस सेगमेंट का एरिया क्या है, A, इसकी लेंथ कितनी है, इसका वॉल्यूम कितना हो गया। मैं ये फर्ज कर लेता हूं कि इस सेगमेंट के अंदर n नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हैं। कितने नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हैं, n। तो फिर इस वॉल्यूम के अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे, n इंटू ए एल। लेट Q बी दी चार्ज ऑन सिंगल पार्टिकल। सिंगल पार्टिकल पर चार्ज है Q और अपनी अदाओं पे इतरा रही है। अगर सुने जरा, अगर इसके गमलों की खुशबू को सूंघो तो खूने गरीबा की बू आ रही है। उसने कहा ये तो घर तो बड़ा आलीशान बना है, लेकिन इसमें जो तुमने गरीबों का खून निचोड़ा है ना, उसकी जो बू आ रही है इसमें से। तो आप देख लें जितने भी बड़े बड़े, ये जो बांग्लादेश में क्या हुआ था अभी पिछले दिनों, आपने देख लिया है ना, उन्होंने सब कुछ ही जला के राख कर दिया है। जो अवाम की जेबों से पैसा लूट लूट के ये बनाते हैं बड़े आलीशान घर, तो एक दिन आएगा कि इंशाल्लाह ये इनको ये नसीब ही नहीं होंगे। बहुत ज़्यादा थ्योरी लिखी हुई है, आपको बोर्ड के एग्जाम में आ जाए, आपने ये ऐसी डायग्राम बनानी और ऐसे ही सेम एज इट इज लिखना, कोई आपने थ्योरी नहीं लिखनी, आपने सेम एज इट इज इसको बोर्ड के एग्जाम में लिख देना है जिस तरह ये मैंने लिखा है। ठीक है ना बात, आपकी बुक में देखिए उसे काफी पैराग्राफ लंबे लंबे लिखे हुए हैं, आपने ऐसे ही लिखना है। अब ये इधर देखिए, अब वहां तक नोट कर लिया आपने, जल्दी से नोट करें, फिर मैं आगे करना चाह रहा हूं इसको। देखिए अब बेटे लिखना बंद करें, अब जरा अहम चीज समझ लें आप। एक ये देखें, चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में, यहां से इधर जा रहा है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसका मतलब है इसका जो वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर है वो इस तरफ है। यूनिट वेक्टर किस काम के लिए होता था, इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ इट, इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द। आपको यह भी पता है कि वेलोसिटी जो होती है ना, वो होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ। चूंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए वेलोसिटी भी क्या आएगी, जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी वही किसकी होगी, वेलोसिटी। अब चार्ज पार्टिकल भी इस तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब है फासला उसने कितना तय किया, एल, तो इसका वेक्टर क्या होगा, एल कैप, और दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। इसका मतलब है वी कैप दिस इज इक्वल टू एल कैप, एल यूनिट वेक्टर। समझ आ रही ना बात, ये वी कैप इज इक्वल टू एल कैप। अब आपने पढ़ा हुआ है कि यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन ये होती है किसी भी वेक्टर के लिए। फर्ज किया हमारे पास एक वेक्टर ए है और उस वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होता है वो बराबर होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर किसके इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। अगर मैं एल वेक्टर की बात करूं तो ये किसके इक्वल होगा, एल इंटू एल कैप। तो ये एल कैप की जगह मैं लिख देता हूं वी कैप, ये लिख दिया, इसकी जगह क्या लिख दिया है, वी कैप। ये देखें एल कैप किसके इक्वल है, वी कैप। क्यों लिखा है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है,
ये बात नोट कर लें, इसको समझ लें। 90% बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं इस टॉपिक में, दोबारा सुन लें। चूंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का ताल्लुक ये है, जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी वही किसकी होगी। इसका मतलब वेलोसिटी इधर है तो डिस्प्लेसमेंट भी इधर। यहां डिस्प्लेसमेंट कितना है, एल, तो इसका मतलब है वी कैप किसके इक्वल होगा, एल कैप। यूनिट वेक्टर लिखे, यूनिट वेक्टर इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, वी कैप इज इक्वल टू एल कैप। अब बच्चों देखें वेक्टर किसके इक्वल होता है, वेक्टर होता है मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन ये लिखी हुई है किसी भी वेक्टर का। अगर आप एल वेक्टर के लिए लिखेंगे तो फिर ऐसे, एल कैप किसके इक्वल है, तो एल कैप की जगह क्या लिख दिया। अगर मुझे आप बताएं ए इंटू ए कैप ए वेक्टर होगा तो v इंटू वी कैप क्या होगा, v वेक्टर। इसका मतलब है एल वेक्टर किसके इक्वल है, v वेक्टर के। मैं दोनों साइड्स को v से मल्टीप्लाई कर देता हूं, दोनों साइड्स को v इंटू एल वैक्टर दिस इज इक्वल टू v इंटू वी वैक्टर। दोनों साइड्स को किससे मल्टीप्लाई कर दिया है, v से। अब आप गौर करें ये क्या लिखा हुआ है, v इंटू एल वैक्टर, क्या लिखा हुआ है, v इंटू एल वैक्टर। तो ये क्या लिखा हुआ है, v इंटू एल वैक्टर। ये किसके इक्वल आ गया, v इंटू वी वैक्टर। ये वैल्यू वहां पुट करते हैं, इसको नोट करें, फिर वहां पुट करते हैं इसको। ये सॉरी, यहां ये था एल था, सॉरी, यहां भी क्या आएगा एल, और यहां भी क्या आ जाएगा एल। जी ये ऊपर वाला एल एज इट इज, वी कैप इज इक्वल टू एल कैप। इसको पूरी इक्वेशन को v से मल्टीप्लाई कर दिया, एल इंटू वी, वी इंटू एल, तो v इंटू एल, v इंटू वी कैप। अभी बता देता हूं आपको कैसे आया, सुन लें इधर, दोबारा सुन लें। अब v यूनिट वेक्टर किसके इक्वल है, एल यूनिट वेक्टर। इधर तवज्जो इधर रखनी है, एल वेक्टर जो है वो क्या होगा, एल इंटू एल कैप। एल कैप की जगह क्या लिख दिया, वी कैप। मैंने दोनों साइड्स को v से मल्टीप्लाई भी कर दिया, दोनों साइड्स को किससे मल्टीप्लाई किया, ये देखें इधर भी v से मल्टीप्लाई किया, इधर भी v से मल्टीप्लाई। ये l इंटू वी कैप तो एज इट इज। अब ये v और v कैप को इकट्ठा कर दिया तो l ये साथ उसी तरह ये आ गया l। अब मुझे ये बताएं a इंटू ए कैप क्या होगा, a वेक्टर, तो v इंटू वी कैप क्या होगा, ये l साथ उसी तरह। अब आप देखिए इस फार्मूले में ये लिखा हुआ है v इंटू एल वैक्टर, ये क्या लिखा हुआ है v इंटू, ये किसके इक्वल आ गया है, l इंटू वी वैक्टर। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 5 कहता हूं, पुटिंग 5 इन 4। पुटिंग 5 इन 4, फोर में बेटे पुट करेंगे तो f इंटू एल दिस इज इक्वल टू एन ए क्यू एल वी क्रॉस बी। बाद में नोट करें, पहले समझें इसको। मैंने सिंपली क्या किया बेटे, आखिरी बात है बस। अब सिंपली मैंने क्या किया है कि ये जो v इंटू एल वैक्टर था वहां उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, l इंटू वी वैक्टर। याद रखें l इंटू वी वैक्टर लिखा है। अब आपके माइंड में अगर ये बात आ रही हो कि यहां तो क्रॉस प्रोडक्ट l और b के दरमियान था, यहां v और b के दरमियान आ गया। याद रखिए क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा दो वेक्टर्स के दरमियान आता है। यहां पर l क्या है, स्केलर, और v क्या है,
तो फिर क्रॉस प्रोडक्ट बी का किसके साथ होगा, वी के साथ। अब ये तो नेट फोर्स आ गई इस पूरे सेगमेंट के लिए। आपने एक पार्टिकल पर फोर्स फाइंड आउट करनी थी, तो हमने क्या करना है, उसको टोटल पार्टिकल से डिवाइड करना। दिस इज द फोर्स, दिस इज द नेट फोर्स acting on all the charged particles of segment. The force on single particle is given by, एक पार्टिकल पर अगर आपने फोर्स मालूम करनी हो तो बेटे ये जो है एफ एल, दिस इज इक्वल टू एन ए क्यू एल वी क्रॉस बी डिवाइडेड बाई कितने पार्टिकल्स थे, एन ए एल, ये इसे कैंसिल हो गया। तो एफ इज इक्वल टू ए भी कैंसिल हो गया, क्या बचा है सिर्फ क्यू, क्यू वी क्रॉस बी। तो दिस इज द फोर्स ऑन ए सिंगल चार्ज पार्टिकल, एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। नोट करें यहां तक। इस टॉपिक का जो है ना, वो अभी एक दो बातें और हैं, वो मैं आपको बता देता हूं पहले। अभी ये कंटिन्यू है, क्या कहते हैं, तो कल कर लेंगे वो। आज गर्मी बहुत ज्यादा है, वो इसी टॉपिक का हिस्सा होगी, लेकिन वो कल कराऊंगा, ठीक है। एक ही बात है बस, वो कल बता देंगे आप।